हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जो आज के डेट में यानी 12 मई को आज बिहार लोक सेवा आयोग का 68वीं मेंस का पेपर आज कंडक्ट हुआ। जीएस में जेएस पेपर 1 का आज पेपर था सुबह वाले शिफ्ट में। तो आज के पेपर का लेवल क्या था और उसके बाद से किस लेवल पे तैयारी की आवश्यकता पड़ी गई, यहाँ से पेपर का पूरा पैटर्न 68वीं बीपीएससी से किस प्रकार चेंज हुआ है। जैसे प्रीलिम्स के अंतर्गत भी क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, तो ऐसा तो पहले से ही उम्मीद चल रहा था और जैसे हमारे चेयरमैन बीपीएससी के बता रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह से इसका आंसर बेस्ट लिखा जा सकता था। क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप गोपालगंज से रह के पढ़ के और इस तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इन कुछ मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद से लास्ट में हम बताएंगे कि इसके बाद आप 69वीं की और 70वीं की अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशंस की, तो यहाँ से आपकी क्या रणनीति होना चाहिए और बदले हुए पैटर्न के साथ आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने पूरे पेपर को आप तैयार करके और एक गिवन टाइम पीरियड में आंसर को लिख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता ही होगा एक बेसिक के सिलेबस के अंतर्गत क्या है। बीपीएससी टोटल 5 पेपर होता है। अगर पूरे सिलेबस पता नहीं हो तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे पूरा सिलेबस बदले हुए पैटर्न को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उसको जाकर पूरे पेपर देख सकते हैं कि 5 पेपर होते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वालिफाइंग होते हैं और कौन कौन से क्वालिफाइंग होते हैं और एसए का पेपर कैसे एसए के पेपर के अंतर्गत क्या होता है, फिर ऑप्शनल का क्या कंडीशन है, वो सारी बातें हम उसमें डिस्कस किए हैं। तो आपको पता है कि जैसे आपको थोड़ा सा बेसिक पता है और नहीं पता है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जो जीएस पेपर 1 2 पेपर होता है जीएस का, जिसको हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं। ये दोनों पेपर 300 नंबर का होता है, यानी 300 पेपर का जीएस 1 और 300 पेपर का जीएस 2। अब जीएस पेपर 1 का ये पेपर आज कंडक्ट हुआ है और इस जीएस पेपर 1 के अंतर्गत टोटल 3 सेगमेंट आते हैं। एक तो आधुनिक भारत का इतिहास, साथ में बिहार का इतिहास आधुनिक, और आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट आता है 114 नंबर का। उसके बाद से इसका दूसरा सेगमेंट करंट अफेयर्स का है, करंट अफेयर्स का, जहाँ से भी 114 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी इसका तीसरा सेगमेंट डीआई का है, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से 72 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल ये पेपर 300 नंबर का होता है, 300। इसी पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस बदले हुए पैटर्न के साथ किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर अगर नज़र डालें, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित का संक्षिप्त में टिप्पणी करें, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर। अब ये पूरा क्वेश्चन अगर मिलाकर यहाँ से देखेंगे तो ये टोटल क्वेश्चन आपका है 38 मार्क्स का। पूरा मतलब ये पाँचों ABCDE अगर देखेंगे तो ये टोटल 38 मार्क्स का है। बीपीएससी ऐसा नहीं बताता है कि कितने मतलब इसको शब्द में लिखना है, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा देखा जाता है कि अगर 38 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन है तो इसको 350 से 400 शब्दों में आप लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब वही 3 से 4 पेज में इसको लिखा जा सकता है। अब चूंकि 38 नंबर में 350 से 400 लिखना है, तो एक क्वेश्चन के लिए 75 से 80 शब्द यहाँ पे दे सकते हैं और एक क्वेश्चन को 75 से 80 शब्दों में लिखा जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा लिखते हैं तो पूरी संभावना यहाँ पे क्वेश्चन छूट जाने की, या क्वेश्चन पूरी तरह से छूट जाएगा, क्योंकि बाकी इसी में टाइम चला जाएगा तो बाकी क्वेश्चन पे लिखने का समय नहीं मिल पाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आप संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं। इसको लगभग 70 से 80 शब्दों में या 85 शब्दों तक आप जा सकते हैं, 10% इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। अगर क्वेश्चन बात करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था। अब भारत शासन अधिनियम 1858, इतिहास में भी पढ़ते हैं 1857 की क्रांति की घटना घटित हुई, उसके बाद से फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया गया था कि कंपनी के शासन को खत्म करके पूरा प्रशासन क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को यहाँ से हटा दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया, डलहौजी के द्वारा लाया गया था। सेना का पुनर्गठन किया गया, एक राज्य सचिव भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स आप जब भी पढ़ते हैं, चाहे आप भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ें या फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ें, तो वहाँ पर ये आपको मतलब देखने को मिलता है। तो ये तो एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। भारत शासन अधिनियम 1858 आप हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना मुनासिब नहीं है। आप इसको दिए गए 70-80 शब्द में और 5 से 6 मिनट में आप इसको लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करते होंगे, क्वेश्चन राइटिंग करते होंगे आप, तो जाहिर सी बात है कि आराम से इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा आंदोलन और नील विद्रोह।
इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, लक्ष्य सिविल सर्विसेज के द्वारा बीपीएससी फाउंडेशन का जो बैच चलाया जाता है, सुबह 6 बजे हो या फिर शाम को 4 बजे जो फाउंडेशन बैच रनिंग में है, सुबह 6 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्लास चल रहा है। आप किसी भी बच्चे का मॉडर्न हिस्ट्री का कॉपी आप उठाकर देख लीजिए, जो सिलेबस वहाँ पे लिखाया गया है, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। और मेंस के सिलेबस के अंतर्गत अभी तक जितने टॉपिक कवर करा दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं इन सारे टॉपिक को 1857 का, ये 1858 का अधिनियम हो या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन हो या नील विद्रोह हो, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रैक्टिस भी करवाया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर लेंगे तो कहीं ये क्वेश्चन पहले का डाला गया होगा तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन क्लास में ये सब कराए जाते हैं और इसका प्रॉपर आंसर राइटिंग भी कराया जाता है, तो काफ़ी आसानी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप हैंडल कर सकते थे। नेक्स्ट बात करें तो ये पटना चित्रकला है। पटना चित्रकला आपको पता है कि बिहार आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो 4-5 टॉपिक है, जैसे मौर्यन आर्ट है, फिर मधुबनी पेंटिंग है, पाला आर्ट है, नेपाल कला है, उसके बाद से पटना कलम, ये 4 तो अल्टरनेट करके एक पीछे आया है तो आगे नहीं आएगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर, तो ये अल्टरनेट करके तो आते जाते रहते हैं। तो इसका तो एक इसका आना तो स्वाभाविक था, तो पटना चित्रकलम से यहाँ से पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुहाओं का, ये थोड़ा सा इस बार अलग क्वेश्चन था, ये हमारे नोट्स में भी नहीं था, और नहीं था तो आप इसको एनसीईआरटी में, ये 6 या 7 क्लास के एनसीईआरटी में ये पूरा गुहाओं का विकास और इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 5 शॉर्ट आंसर था, जिसमें से 400 आराम से आप तैयार कर सकते हैं, और ये 5वां थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा अलग पूछा हुआ था। ये चारों के चारों क्वेश्चन आप नोट्स उठाकर देखेंगे तो प्रॉपर वे में ये इस पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग और तमाम चीज़ें कराई गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन की, अब देखो ये था शॉर्ट आंसर, अब यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ लॉन्ग आंसर। लॉन्ग इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए, लॉन्ग आंसर करने का मतलब कि यहाँ पे अब दूसरा का ए और बी है, यहाँ पे और या अथवा करके दिया हुआ है, और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, लिखना है। चाहे तो आप ए लिखें, चाहे तो आप बी लिखें, 38 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा करें। सिंपल जो 8 बजे इतिहास का क्लास हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेते हैं, उसमें भी आप देखेंगे, हालांकि वो बीपीएससी फाउंडेशन का बैच नहीं है, उसमें भी ये राष्ट्रवाद के उदय या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए 10 पॉइंट एकदम मेजरली वहाँ पे बताया गया कि पत्रकारिता की भूमिका थी, लोकल लेवल पर लीडरों का उद्भव था, शिक्षा का थोड़ा सा विकास हुआ था, समाज सुधार आंदोलन का ये सब प्रभाव था। तो 10 पॉइंट मुकम्मल यहाँ पे इस बात को लिखाया गया है कि राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। इसके बाद इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा प्रदान की कहने का मतलब कि वहाँ से किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन की पूरे प्रक्रिया को इसने रेगुलेट किया, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं करते हैं तो दूसरा, ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार के औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करिए और इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। इस बार के एग्जामिनेशन में ये थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन और आलोचनात्मक विश्लेषण है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जुटा हुआ है बीपीएससी के पेपर में, कि थोड़ा सा लॉजिकली सोचकर और समझकर थोड़ा सा आंसर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा का ए और बी क्वेश्चन देखें तो, प्राचीन भारत में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करें। बीपीएससी में पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले ही हम बताएं कि इस बार थोड़ा सा बदले हुए पैटर्न के साथ ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको मंदिरों का विकास, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, ये सब आप पढ़ते हैं गुप्ता एज के बाद से, जब मंदिरों का पूरा डेवलपमेंट साउथ इंडिया में चला, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप इसको कर लें या फिर समाज एवं संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर, दोनों में से कोई एक ही करना है, और या अथवा करके दिया हुआ है। तो समाज एवं संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का, अब इंडियन थिंकर्स के अंतर्गत महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, इन सब थिंकर्स के बारे में आप इतिहास में आराम से पढ़ते हैं, और सिलेबस में भी ये डिफाइंड है कि थिंकर्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ये था आपका पूरा इतिहास का क्वेश्चन। इतिहास का क्वेश्चन मतलब टोटल 3, पहले में आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखना है, प्लस एक क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन, ये टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 7, जिसमें से 5 ये शॉर्ट आंसर है, 60 से 65 70 शब्दों में आंसर देना है शब्दों में, और ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग है जिसको 300 से 350 400 शब्दों में इसको आंसर देना है। इस सेगमेंट की तैयारी आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया से पढ़े होंगे, अगर हमारे फाउंडेशन बैच की कॉपी को आप उठाकर देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन जहाँ तक अभी टॉपिक कराया जा चुका है, सभी क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, और इजीली आप इसको मतलब पूरा प्रैक्टिस वगैरह भी कराया जाता है, पूरा आंसर राइटिंग प्रॉपर वे में कराया जाता है। तो ये सेगमेंट तो हमेशा थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन मतलब रिसीव हो जाता है। वही 15 से 20 क्वेश्चन जो सेलेक्टिव है, उसको सेलेक्टिव मानकर उसको पढ़ा जाता है, और उसी के आसपास से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि करंट अफेयर्स की अगर बात करें, तो इस बार के पेपर में थोड़ा सा करंट अफेयर्स का लेवल थोड़ा सा मतलब काफ़ी टॉप लेवल के था,
और इस प्रकार के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे सोचना पड़ेगा। हम हमेशा बताते हैं कि मेंस के लिए करंट अफेयर्स तैयार करना है तो विजन IAS का जो मंथली मैगजीन आता है आप उसको डायरेक्टली फॉलो कर लें, या फिर AFE-IAS के साइट्स पे आप जाएंगे, वहाँ पे ऐप पे तो बहुत सारा हिंदी पत्रिकाओं का वहाँ पे कटिंग्स मिल जाता है आपको, या फिर एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह मिल जाता है, एडिटोरियल मिल जाता है, जहाँ से आप करंट अफेयर्स एक अच्छा खासा बैकग्राउंड बना सकते हैं और एक अच्छा सेट तैयार कर सकते हैं। या फिर मंथली मैगजीन विजन IAS का आता है, आप उसको पढ़ के अपने करंट अफेयर्स को, और इस लेवल पे जो करंट अफेयर्स पूछा गया हो बिना विजन IAS को पढ़े ऐसा पॉसिबल नहीं ही होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था और इसके उद्देश्यों को वर्णन करें। अब ये थोड़ा सा टॉप लेवल पे था और ये मतलब उम्मीद कम ही है कि इसको कोई स्पेशली तैयारी करेगा कि स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया और इसका क्या उद्देश्य था। तो थोड़ा सा इसको हम टॉप लेवल पे रख सकते हैं, क्योंकि इस पर टच पहुँच पाना थोड़ा सा मुश्किल था कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हैंडल होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासन नेटवर्क शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16, जो SDG लक्ष्य आप पढ़ते हैं, SDG के 17 लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो गोल, और 169 टारगेट्स जो रखे गए हैं यूएनओ के द्वारा 2030 तक जिसको अचीव करना था, उसी में से स्पेशली उद्देश्य 16 के बारे में यहाँ पे पूछा गया और उसको कैसे मतलब टैकल करना है। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन करें। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन मतलब सौर ऊर्जा में बिहार कैसे अपने आगे बढ़ा रहा है और कैसे वहाँ पे उत्पादन क्या लेवल पे है उसको। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये थोड़ा सा क्रिटिकली एग्जामिन या फिर आलोचनात्मक परीक्षण, ये BPSC के नए पैटर्न के तहत एडिशनल है। ये क्वेश्चन सामान्यतः इस प्रकार से नहीं पूछा जाता था। आलोचनात्मक मतलब कि इसके अच्छाइयों को और थोड़ी सी बुराइयों को, मतलब इसके क्या सीमाएं हैं उसको लेते हुए फिर कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है और एक थोड़ा सा मतलब कि पॉजिटिव वे में आंसर को कंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार 7 निश्चय के ऊपर है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपको शॉर्ट आंसर में जिसको लिखना है करंट अफेयर्स के तौर पर। उसके बाद से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आपको लिखना है। लॉन्ग में बोले तो यहाँ पे एक देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय UGC नेट आयोग की बात हो रहा है द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है। भारत में उच्च विद्यालयों के शिक्षक उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह लेख परिवर्तक होगा, मतलब ये गेम चेंजर होगा, और अपने पक्ष में मतलब उत्तर दें। कहने का मतलब आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ था कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को कुछ भारत में खोलने की अनुमति दी गई है। तो UGC नेट के द्वारा इनको खोलने के लिए जो अनुमति उसके लिए क्या ड्राफ्ट दिया गया है, कौन कौन से नियम कानून को फॉलो करने होते हैं। साथ ही साथ UGC नेट के फॉलो करने पर इनका भारत में आगमन के पश्चात पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, हायर एजुकेशन है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को समेटते हुए इस पूरा क्वेश्चन को मतलब डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, A या B करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है। और आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के विकास के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा। या पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ पे एक टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। 1973 का केशवानंद भारतीवाद आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, काफ़ी मतलब वो लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। और उसी पे अभी हमारे जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो निर्वाचित हुए थे जगदीप धनखड़ जी, तो उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कमेंट किया था। इसी को लेकर ये पूरा भारत में नेशनल लेवल पे बहस छिड़ी थी, ये सही है गलत है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ये पॉलिटी का सामान्य सा फाउंडेशन बैच में देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया जाता है। और पॉलिटी के फाउंडेशन बैच में कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें से एक केशवानंद भारतीवाद 1973 ये आता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिखता है। क्या आपको लगता है कि इस साल अंत में दिल्ली के में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद, मतलब भारत खुद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में अपनी चुनौतियों पर भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने में विकासशील मतलब दोबारा प्राप्त करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिणी विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने के वास्तविक कठिनाई का सामना करना पर अपने पक्ष में ठोस, मतलब ये G20 के ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा गया है।
क्योंकि चर्चा में G20 इस साल 2023 का G20 समिट भारत में होने जा रहा है, इसलिए तो हमेशा से ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में, हमेशा आप करंट में सुनते हैं, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट किया गया, हालांकि आप इसको पकड़ सकते थे। ये सीरिया तुर्की में भूकंप आपदा की सहायता में संयुक्त राष्ट्र की पहुँच का समाधान भूमिका का मूल्यांकन करिए। अभी आपको पता है कि तुर्की और सीरिया के अंतर्गत जो भूकंप आया था, स्पेशली वहाँ पे तुर्की में जहाँ पे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, उसी के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का ये जो मतलब भूमिका है उसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन शॉर्ट में, 1 क्वेश्चन लॉन्ग में और 1 क्वेश्चन लॉन्ग में, टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और टोटल 7 क्वेश्चन हिस्ट्री में लिखना है और 2 क्वेश्चन आपको मैथ के DI बनाने होंगे। तो टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिखना है 16 क्वेश्चन। अब इसको देखें DI का क्वेश्चन, ये टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिया गया है। आप कोचिंग के टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज पे इस पेपर को आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन सारा दिया गया है, ये सब क्वेश्चन आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये DI का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का DI है, ये सब काफ़ी ठीक ठाक है। ये तो जैसे पूछा जाता है ओवरऑल उसी के हिसाब से मतलब ये पूछा गया। पिछले ज़्यादा इसमें पैटर्न में DI को लेकर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को देखकर आपको थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो इस बार बदले हुए पैटर्न के साथ तो टोटल पहले 8 ही क्वेश्चन, लेकिन इस बार से 16 क्वेश्चन कर दिया गया है। अब इसकी तैयारी के लिए अब के बाकी आप 69वीं और 70वीं का तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी पहले बात करें 69वीं 69th के प्रिपरेशन में है, तो मेरा मानना है कि अभी से आपके पास समय है कि कम से कम मई में जो समय बचा हुआ है और जून और मिड जुलाई तक आपको पूरे मेंस के सिलेबस को एक बार इस बार से उस बार अच्छा से पढ़ लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर आगे चलकर 30 सितंबर को पेपर होगा, उसके बाद से नवंबर में आपका मेंस का पेपर है। बहुत कम ड्यूरेशन मिल पाएगा आपको मेंस की तैयारी करने के लिए। और जिस लेवल से क्वेश्चन का दायरा बढ़ा हुआ है, मतलब पूरा एरिया क्वेश्चन का विस्तार हुआ है, उस क्वेश्चन को देखने के बाद से लगता है कि अब एक बेसिक मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट अफेयर्स या फिर कोई सब्जेक्ट के ऊपर, उसको बढ़िया मतलब बिना सुधार किए आप इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं कर सकते हैं। सतही ज्ञान से और फैक्चुअल चीज़ों को पढ़कर आप नहीं इसको मतलब फतह कर सकते हैं। आपको डेप्थ नॉलेज में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो देखो मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। अब मेंस के अंतर्गत क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेंस के अंतर्गत टोटल 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम क्लास में करवा देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। ये 50 मेरा वादा है कि ये 50 से 60 क्वेश्चंस को आप फॉलो करते हुए अच्छा से इसको 2-4-5 बार घर पर आपने लिख कर प्रैक्टिस कर लिया तो आराम से हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप टेकअप कर लेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप डील कर लेंगे। बाकी रहा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए मेंस के लिए स्पेशली तो आपको विजन IAS का मैगजीन देखना ही पड़ेगा। और बाकी मतलब विजन IAS के मैगजीन से सारी चीज़ें लगभग कवर हो जाएंगी और मेंस के अच्छे खासे मतलब क्वेश्चन आप वहाँ से बना सकते हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से मतलब वो पत्रिका क्या होती है प्रकाशित होती है। बाकी DI के लिए आगे कभी चर्चा करेंगे कि DI को कैसे बनाया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि अगर आप सिंसियर सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो जो मेन सब्जेक्ट है, जिसको मेन सब्जेक्ट बोलते हैं, पहले जो मेन सब्जेक्ट है किसी भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस के लिए हिस्ट्री हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया। ये चारों को 4 पिलर यानी 4 पाया आप कह लें, चारों का 4 पिलर कहा जाता है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। इन चारों के बेस पे ही आगे चलकर मंजिल का अलग अलग मतलब वो फॉर्मेट तैयार किया जाता है। अगर ये चारों में से कोई भी कमज़ोर है तो फिर थोड़ा सा आप मतलब आपका सिलेबस पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं है। किसी भी BPSC दे, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस का झारखंड दे, चाहे UPSC दे, 60 से 65% क्वेश्चन आपको लगभग इन्हीं चारों सेगमेंट से मिल जाते हैं। ठीक है, आप BPSC की ही बात करें तो BPSC के GS पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री आता है, GS पेपर 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स आता है। GS पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम का सूत्र और ये मीथेन वथन ये नहीं पूछता है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इस बात को थोड़ा सा समझिए और पेपर अब जब होगा सेकंड पेपर तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये था आज का पेपर। आप आराम से अगर सिंसियस तैयारी करने वाले हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि इस पेपर को अच्छा से देखें, समझें, अपने आप को भापें कि आप कितने पानी में हैं, कितने लेवल पे हैं और
अपने को भांपने या समझने के पश्चात आप देखिए कि अब यहाँ से अब नेक्स्ट हमको पेपर देना है, को किस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, क्या किसी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी इस सारी चीज़ों को करने के लिए। मान लीजिए कि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वे में जो आंसर राइटिंग होता है, आपका आंसर चेक करना या सारी चीज़ों को समझते हुए करना, तो फिर वो आप उतना कर सकते हैं, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फाउंडेशन क्लास जो कराई जाती है स्पेशली वो सब दिल्ली के नोट्स के माध्यम से ही कराई जाती है और सारी चीज़ें पूरा मुकम्मल रूप से आपको समझाकर बताई जाती है। ठीक है, तो ये था आज के पेपर। कुछ बदले हुए पैटर्न के साथ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आगे बारी बारी से इसमें अलग अलग सेगमेंट पर हम कैसे क्वेश्चन बेहतर लिखा जा सकता है इस पर हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 और पेपर बाकी जो निबंध का पेपर होगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।